स्वागत है आपका एक बार फिर से। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और सुनाओ क्या हाल चाल? ठीक ठाक? यस सर। सी इंटरमीडिएट सितंबर 2024 का एग्ज़ाम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। जनवरी 2025 का ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? यस सर। और मैं 4 पेपर आपको ये सॉल्व करवाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि अगर आपने चारों पेपर को शिद्दत और शानदार तरीके से मेरे साथ सॉल्व कर लिया तो फिर डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम में एटलीस्ट कम से कम एग्जाम्शन लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ये मेरा वादा है। क्योंकि एट द एंड हम चाहे कितनी भी कोशिशें अपनी करें, चाहे आपको हैंडमेड नोट्स बनवाएं, चाहे मल्टीपल टाइम रिविजन्स आपको करवाएं, चाहे क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन आंसर कराएं, कुछ भी कराएं, एट द एंड ऑफ द डे आपको ये फेस करना है जिसे अब हम यहां लेकर बैठे हैं। फर्क क्या होता है, जब क्वेश्चन आंसर की बुक करते हैं तो एक सीरीज के क्वेश्चन चल रहे होते हैं एक चैप्टर के, बट यहां पर आपको मिक्स मिलते हैं, कभी थ्योरेटिकल, कभी न्यूमेरिकल, कभी बड़ा, कभी छोटा, हर तरह के क्वेश्चंस को यहां टेस्ट करने का आपको मौका मिलता है। एग्जामिनेशन हॉल होता है, टाइम की बाउंडेशन होती है, तमाम प्रकार की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आइए आपके साथ डिस्कस करते हैं सी इंटरमीडिएट सितंबर 2024। चले? यस सर। तो ये सब जो शुरुआती बातें होती है ये मैंने अपने जनवरी 2025 वाले पेपर में रीड कर दिया था इनको मैंने। आइए यहाँ से देखते हैं, ये आपका 10 नंबर का बड़ा सा क्वेश्चन है जी। स्टार्ट करें या इसके सेक्शन, ये क्वेश्चन नंबर 5 का ए है और एक बी मिलेगा। ये कंपलसरी क्वेश्चन है 5वां आपका। DEF प्राइवेट लिमिटेड, अच्छा रजिस्टर्ड सप्लाई, तो सबसे पहले इसका नाम करें। रजिस्टर्ड है भैया जी, ठीक है। ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन पुणे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र करके चलें, प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए इसकी हमें जरूरत पड़ती है। हैज़ फर्निश द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके कौन से महीने के लिए आपसे पूछा जा रहा है, जनवरी 2024। द टर्नओवर ऑफ DEF लिमिटेड वाज 3.2 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। बहुत सारी एग्जाम्शंस में या कई सारी बातों के अंदर हमें प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के टर्नओवर की जरूरत पड़ती है, तो कहीं पड़ेगी तो देख लेंगे। वैसे 3.2 करोड़ इन्होंने दिया है। यहाँ पर कुछ ट्रांजैक्शंस अपनी दी हुई हैं, तो बड़ा क्वेश्चन है, तो एक काम करते हैं एट द एंड चल के देख लेते हैं पूछ क्या रहा है। चूंकि अगर मुझे रिक्वायरमेंट पहले से पता होगी तो अकॉर्डिंगली ना हम अपना उस माइंड सेट के साथ क्वेश्चन को पढ़ेंगे। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन अबव कंप्यूट द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी एंड ITC अवेलेबल टू DEF फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2025। देखिए दो चीज पूछ रहा है, आउटपुट GST लायबिलिटी क्या है ग्रॉस वाली, और ITC क्या है। नेट GST लायबिलिटी नहीं पूछ रहा, मतलब कि आपको यहां सेट ऑफ करने की जरूरत नहीं है कि आउटपुट माइनस ITC नेट आपकी बनेगी। नेट नहीं दिखानी, दो स्टेटमेंट बनाने, एक ग्रॉस का और एक अपना ITC का। ठीक बाबू? यस सर। तो आइए अब पढ़ते हैं यहां से। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि क्वेश्चन ना क्रैक करना है आपने, लिखना तो एक बाद की चीज होती है। इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स की है। गुड्स भी होंगी, सर्विस होंगी। रेट का चक्कर देख लूँ, रेट अगर अलग अलग आ रहे हैं तो मैं शुरू से ही अपना रेट भी मेंशन करके चलूँगा हर एक के सामने। रेट्स CGST adjust in respectively unless otherwise mentioned both inward outward supply exclusive of taxes all the conditions have been fulfilled। ठीक है, ओके डन। 18% का अगर कुछ स्पेशली ना बता रखा हो तो इंट्रा है भाई साहब गुड्स की है और ये 18% से अपनी टैक्सेबल हो ही जानी, इसमें दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक है जी। एंड ये है और अपना इंट्रा है जो कि इन्होंने बताया है। F Limited of Mumbai Unregistered has provided to DEF, F Limited of Mumbai Unregistered had promised to DEF Private Limited in October 2023 to complete the contract in 3 months। 3 महीने में का था, but they can't able to complete committed contract, so DEF Private Limited received consideration for non-performance of contract on time। तो ये एक प्रकार से सडन सिचुएशन से हैं। मैं कहता हूं कि अगर यही एक नफरती कॉन्ट्रैक्ट होता, क्या नफरती कॉन्ट्रैक्ट होता, एक नेगेटिव एक्ट को करने के लिए ही कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता डे 1 पर, तो ये सप्लाई बनती और GST आता। पर चूंकि यहां पर नफरती कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, डे 1 से वो कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव था, प्यार मोहब्बत वाला था, बाद में नफरत पैदा हुई है, तो ऐसे को नफरती नहीं बोलेंगे, डे 1 से नफरती होना चाहिए था। ये घटना हमारी सप्लाई नहीं बनती है, इस पर अपना GST नहीं लगाया जाएगा। DEF Private Limited has provided a service of booking of flight ticket for employee of H Enterprises registered in Delhi in the economy class from Bagdogra, West Bengal to Pune, Maharashtra। यहाँ गलती होने के पूरे चांसेस हैं।
क्योंकि हमें पता है कि जो नॉर्थ ईस्ट रीजन इंक्लूडिंग बागडोगरा एक्सेट्रा, अगर आपकी फ्लाइट लैंड करती है या वहाँ से टेक ऑफ करती है तो वैसे वाले मामले में अगर इकोनॉमी क्लास में है तो वहाँ पर एग्जम्पशन दे दी जाती है। बहुत सारा बच्चा ठीक से ना पढ़ने के कारण इसमें गलती कर सकता है। ध्यान से पढ़ो कह क्या रहा है। डीएफ प्राइवेट लिमिटेड हैड प्रोवाइडेड सर्विस, कौन सी सर्विस? बुकिंग ऑफ फ्लाइट टिकट। ये जो फ्लाइट यहाँ से यहाँ को जा रही है इसकी बुकिंग का एजेंट है ये एजेंट। मैंने माना है कि यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस होगी उस पर जीएसटी नहीं है, पर ये तो एजेंट दे रहा है, सर्विस एजेंट। डीएफ एजेंट के रूप में काम कर रही है। इसकी सर्विस का क्लासिफिकेशन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर नहीं होगा, एयर ट्रैवल एजेंट, एयर ट्रैवल एजेंट की यहाँ पर ये सर्विस अपनी दे रहा है, जो कि नेचुरल तरीके से, नॉर्मल तरीके से अपनी टैक्सेबल कैटेगरी के अंदर ये आ जाएगी। ठीक है बाबू, तो ये अपनी यहाँ पर टैक्सेबल होगी, एग्जेम्प्ट नहीं होगी, टैक्सेबल होगी। एंड दूसरा रेट क्या रहेगा? वो 18% का यहाँ पर रेट रहेगा। और ये इंट्रा है या इंटर है? चूंकि बनता ये अपना महाराष्ट्र में था और सप्लायर सर्विस दे रहा है तो सेक्शन 12 लग जाएगा। सेक्शन प्लेस ऑफ सप्लाई का 12 का सबसेक्शन 2 यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगा, जिसके चलते जो रेसिपिएंट की लोकेशन है वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। बोले तो यहाँ पर दिल्ली बन जाएगा, और दिल्ली महाराष्ट्र वो दिल्ली ये, तो घटना आपकी इंटर स्टेट बना दी जाएगी। ऐसी करना क्वेश्चन सॉल्व एग्जामिनेशन हॉल में भी आपने। डीए प्राइवेट लिमिटेड हैड परचेज्ड गुड्स वर्थ रुपीज। अच्छा, परचेज्ड, कितना खतरनाक क्वेश्चन डाल रहा भाई ये इनवार्ड है, ये इनवार्ड है, ध्यान रखना है। परचेज्ड गुड्स वर्थ ₹5 लाख फ्रॉम आर लिमिटेड रजिस्टर्ड इन गुजरात, गुजरात से खरीदा है ऑन 15/3/2023। नाउ आर लिमिटेड इशू करते हैं डेबिट नोट ऑन 15/1/2024 को फॉर पोस्ट डिलीवरी सर्विस टू डीईएफ लिमिटेड एज पर पार्ट ऑफ द सेल्स। तो ये इन्होंने डेबिट नोट यहाँ पर डाला है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कोई नहीं, इस पे अपना जीएसटी आ जाएगा, जनवरी के महीने में है ना, तो जीएसटी आ जाएगा और इसके ऊपर हम आईटीसी भी अपना क्लेम कर पाएंगे। इनवार्ड है, आउटवर्ड नहीं है। आईटीसी मुझे इसका मिल जाएगा एट द रेट ऑफ 18% के हिसाब से, ठीक है। और ये कैसी है, इंट्रा है कि इंटर है? सर जी ये लिया है परचेज गुड्स, खरीदा है आपने आर लिमिटेड रजिस्टर, गुजरात से लिया है महाराष्ट्र के, तो ये इंटर है, तो आईजीएसटी यहाँ पर आएगा। डीएफ प्राइवेट लिमिटेड हैड सोल्ड, अच्छा इस बार आउटवर्ड है, सोल्ड वन ऑफ इट्स यूनिट इन पुणे एज ऑनगोइंग कंसर्न विद गुड्स एंड अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स ऑफ टू एच लिमिटेड दिल्ली। साहब ये अपनी होती तो सर्विस है, पर इसको हम एग्जेम्प्ट करके चलते हैं। सेल ऑफ गोइंग कंसर्न, चालू बिजनेस को बेच देना, एग्जम्पशन में आ जाता है। डीएल प्राइवेट लिमिटेड हैड प्रोवाइडेड सर्विस टू मिस्टर वाई, ये एफ होना चाहिए था ना, डीईएफ होना चाहिए था शायद, आई थिंक मिस प्रिंटिंग है। डीईएल प्रोवाइडेड सर्विस टू मिस्टर वाई रजिस्टर्ड इन पंजाब टू ऑर्गेनाइज सर्विसेज इन एग्जीबिशन इन दुबई। तो अगर हम एक एग्जीबिशन आउटसाइड इंडिया करके चलते हैं तो जो हमारी नोटिफिकेशन 12/2017 है उसके मुताबिक ये अपना एग्जम्पशन में चला जाता है। जो बिजनेस रिलेटेड अपनी एग्जम्पशंस हैं उसका ये पार्ट है। वेयर, जैसे मैंने फुटवियर का एग्जांपल दिया था कि फुटवियर एसोसिएशन फुटवियर मैन्युफैक्चरर के लिए जर्मनी में जाकर जूतों की एग्जीबिशन लगाती है, तो चूंकि एक्सपोर्ट प्रमोशन इसके बैक में आ जाता है, दैट्स वाई इट इज एग्जेम्प्टेड। इसको भी हम जीएसटी के दायरे से बाहर रखेंगे। इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस है, भैया जी इंटर है और सर्विस है, 18% से टैक्सेबल अपना यहाँ पर हो जाएगा। अमाउंट टुवर्ड्स रिसीट ऑफ इंट्रा स्टेट सर्विसेज, अमाउंट टुवर्ड्स रिसीट ऑफ इंट्रा इंडिविड, ये आपकी इनवार्ड है और इनवार्ड होने के चलते ये भी आपकी सर्विस, और ये कैसी है, इंट्रा है, ये आपकी इंट्रा है मालिक, ठीक है जी। परचेज ऑफ कन्फेक्शनरी आइटम्स विच आर टू बी यूज्ड फ्री सप्लाई ऑफ कॉस्ट, परचेज किया है जो कि कस्टमर को फ्री में आगे दिए जाएंगे, तो एक तरह से फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह है, इसका मुझे आईटीसी डिनाई कर दिया जाता है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के चलते हुए ब्लॉक्ड है। ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी अपने दिए हुए हैं, बात खत्म मालिक। तो इतनी बातें होने के बाद में चलिए अब हम एक काम करते हैं, हम इसका सोल्यूशन यहाँ पर मालिक बना लेते हैं। आर यू रेडी गाइज? यस सर, हम तो कब से रेडी हैं। चलिए मालिक बनाते हैं इसका सोल्यूशन। स्टेटमेंट ये है क्वेश्चन नंबर 5 का ए। स्टेटमेंट ऑफ, मेरे साथ बनाना है आपने, हाँ आप भी बनाओ, मैं भी बना रहा हूँ, फटाफट से
आउटपुट जीएसटी लाइब, देखो मेरे साथ साथ आपके भी हाथ में थोड़ा सा मतलब बदलाव आएगा ना बाबू मेरे, लिखो फटाफट लिखो। ऐसा नहीं कि जो वर्ड्स में लिख रहा हूं वही वर्ड्स आप लिख रहे हैं, लेकिन आप क्रैक तो कर लिया क्वेश्चन, अब लिखना ही तो है यार। आउटपुट लाइबिलिटी ऑफ DEF प्राइवेट लिमिटेड for the month of January 2024। लो यह हुआ काम, और यहाँ पर हम डाल देंगे सर जी आपका ये ऐसे ऐसे और ऐसे, ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू IGST, CGST और SGST, और ये आपके पर्टिकुलर्स। पहला पॉइंट था इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स 5 लाख, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कितने के थे, 5 लाख रुपए के। इंट्रा है तो 9% से आ जाएगा एट द रेट ऑफ पूरे 18% एक ही ना, तो 45,000 ये आ जाएगा, और 45,000 आपका ये आ जाएगा मालिक, ठीक है जी। 45 और 45 ऐसे करके प्रभु आपका यहाँ पर निकल कर आ जाता है। ओके बेबी, नंबर 2 पर क्या है, F लिमिटेड ऑफ मुंबई अनरजिस्टर्ड प्रोमिस्ड टू चार्जेस consideration for non-performance of contract, consideration for non-performance of contract, ये कितना है, मैं सबके वर्किंग नोट डाल दूंगा नीचे, क्यों ऐसा मैं कर रहा हूँ, तो ये घटना सप्लाई नहीं बनता, GST इसके ऊपर नहीं आएगा। तो ये वैल्यू थी इसकी यहाँ पर आकर भाई साहब 2 लाख रुपए की वैल्यू थी, 2 लाख की वैल्यू बनती थी, और यहाँ कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। नंबर 3 पर बात करते हैं आपसे। DF प्राइवेट लिमिटेड हैड प्रोवाइडेड सर्विस ऑफ बुकिंग ऑफ फ्लाइट टिकट्स, सर्विस ऑफ एयर ट्रैवल एजेंट, जो एयर ट्रैवल एजेंट की सर्विस आपने दी है, जिसकी कीमत बनती थी भाई साहब 20,000 रुपये की, और ये इंटरस्टेट था, टैक्सेबल इंटरस्टेट, ये 20,000 और 3,600 ऐसे करके था। नंबर 4 पर आते हैं। DF प्राइवेट लिमिटेड हैड परचेज्ड गुड्स वर्थ ₹5 लाख, ये तो अपना परचेज में चला गया, ठीक है, तो इसे भी रुकते होल्ड करते हैं भाई साहब, IT से स्टेटमेंट में बात करेंगे। DF प्राइवेट लिमिटेड सोल्ड वन ऑफ इट्स यूनिट्स इन पुणे, सेल ऑफ गोइंग कंसर्न, ये आ गया सेल ऑफ गोइंग कंसर्न जो है अपना, वो शायद 10 लाख में इन्होंने बेचा है, लेकिन इस पर भी GST अपना नहीं लगाया जाएगा भैया जी। उसके बाद में DF प्राइवेट लिमिटेड हैड प्रोवाइडेड सर्विस टू मिस्टर वाई रजिस्टर्ड इन पंजाब, तो ये क्या था जी, ये एग्जेम्प्ट था अपना, तो सर्विस टू ऑर्गेनाइज एग्जीबिशन, सर्विस बाय वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एग्जीबिशन आउटसाइड इंडिया, जिसमें आपका कंसीडरेशन बनता था 5 लाख का, जो कि एग्जेम्प्टेड है 5 लाख। एंड फिर है इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस 10 लाख की, 10 लाख की इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस है 10 लाख रुपए की, तो कितना आ गया 90,000, और 90,000 आपका ये आ जाता है 6 लाख का है अमाउंट, ये इनवार्ड हो गया अपना। परचेज ऑफ कन्फेक्शनरी आइटम, ये भी अपना इनवार्ड में चला जाता है,
और तो कुछ यहाँ पर भैया जी नहीं है। चलो ठीक है, तो ये आ गई आपकी टोटल ग्रॉस आउटपुट लायबिलिटी, यहाँ आ जाती है जी। जी साहब, तो 3,600 ये आया, और 45,000 प्लस 90,000, 1,35,000 आपका यहाँ पर ये आ जाता है भैया जी। ये इंटर था, ये इंटर था, ये इंटर था, ये इंटर स्टेट, तो इंटर स्टेट के चलते ऐसा आएगा ये। इंटर स्टेट, $1,80,000, तो 183,645 और आपका ये 45। आगे है स्टेटमेंट शोइंग ITC ऑफ किसका, क्या नाम था इसका, DEF प्राइवेट लिमिटेड, DEF प्राइवेट लिमिटेड फॉर जनवरी 2024। लो भैया, होगा काम। यहाँ पर ये वैल्यू का कॉलम आ जाएगा, IGST, CGST, SGST, ये है पर्टिकुलर्स वैल्यू, IGST, CGST और SGST। ठीक है बेबी, हाँ सर ठीक है जी। तो ओके, तो इसमें नंबर 1 पर आता है क्या वाला भैया जी, सर जी इसमें आएगा नंबर 1 पर ये इनवर्ट सप्लाई। DEF परचेज्ड गुड्स वर्थ ₹5 लाख फ्रॉम R लिमिटेड, गुजरात से किया था, तो 25,000 का था, इंटर स्टेट है और ITC मिल जाएगा। 25,000 का था, इंटर स्टेट है, ITC मिल जाएगा। 25,000 का था, इंटर स्टेट है, ITC मिल जाएगा, तो 25,000 का 0.18, 4,500, तो इंटर स्टेट परचेज ऑफ गुड्स। उसके बाद में फिर क्या था जी, ये बेचा था, ये बेचने की बात थी, ये सप्लाई थी, 2 और थे। अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट टुवर्ड्स रिसीट ऑफ सर्विस 6 लाख का था, और ये इंट्रा था, 6 लाख का इंट्रा, 6 लाख का सर्विस। रिसीट ऑफ सर्विसेज 6 लाख का था और इंट्रा था, तो 54,000 ओके बेबी। एंड उसके बाद में परचेज ऑफ कन्फेक्शनरी आइटम, नंबर 3, परचेज ऑफ कन्फेक्शनरी आइटम्स, हाउ मच, 1 लाख के थे, इसका ITC डिनाइड होता है। अगर कोई स्पेशली कोई फैक्ट्री की रिक्वायरमेंट वगैरह ना हो तो सर जी यहाँ पे ये कुछ नहीं मिलेगा इसका। एंड उसके बाद में अब ये देखिए ज़रा कि आपका कुछ बैलेंस भी यहाँ पर बचा हुआ था। IGST 30 और बाकी दोनों 25-25 हैं। ठीक है जी, ये था भाई साहब यहाँ पर अपना ओपनिंग। सर ओपनिंग को पहले जोड़ें, अरे क्या फ़र्क पड़ रहा है, पहले जोड़ लो बाद में जोड़ लो। तो ये 30,000 आपका ये था, 25,000 ये है, और 25,000 आपका ये बनता। बस दिमाग सोने ना पाए, खुला रखना एकदम बढ़िया तरीके से, गलती नहीं होगी। 4500, 30,000, 34,500 ये आएगा, 54,000 प्लस 25,000 आपका 79,000 ये आता है, और 79,000 आपका भैया जी ये आ जाएगा। ठीक है, बस यही पूछा गया था।
अब बात करते हैं इसके वर्किंग नोट को लेकर कि वर्किंग नोट क्या क्या कैसे कैसे इसमें लिखे जाएंगे, ऐसे करके बोल देते हैं मालिक। तो यहाँ पर डाल देते हैं अपने भाई साहब वर्किंग नोट्स। आपने जो किया है, क्यों किया है, कैसे किया है, आपको समय को भी ध्यान में रख के चलना। मुझे शायद 20 मिनट हो चुके हैं, हालांकि मुझे समय थोड़ा ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा लगेगा, क्योंकि मैं समझा भी रहा हूँ और मेरा पेन भी में भी वो स्पीड नहीं आ पाती है आईपैड के ऊपर, तो वैसे करके है। बट फिर भी आपको समय को ध्यान रखना है, तो कहीं समय ज़्यादा ना लग जाए आपका। तो वर्किंग नोट के अंदर हमें शुरू से ही देखना है अपना भाई कि भाई इसमें कोई वर्किंग नोट की जरूरत नहीं है, इसमें हाँ ये है अपना सेकंड पॉइंट के अंदर हम वर्किंग नोट डाल देंगे। तो वर्किंग नोट जो आएगा अपना निकल के कि जो एज पर द सर्कुलर issued by CBIC, only the negative acts which was pre-planned as per contract be treated एज अ सप्लाई, सिर्फ उन्हीं को सप्लाई माना जाएगा, एंड लाइबल टू GST। रेस्ट ऑफ द नेगेटिव एक्ट्स shall not be considered as supply, उनको सप्लाई नहीं माना जाएगा, एंड हैंस इन द गिवन केस इट इज नॉट अ सप्लाई एंड नो GST देयर ऑन, ना सप्लाई है ना GST उसके ऊपर लगाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे जो हमें लिखना है इसमें फ़्लाइट बुकिंग की जो सर्विसेज के बारे में लिख देते हैं कि वो रेसिपिएंट आपका दिल्ली का है। सो नंबर 2, इन केस ऑफ एयर ट्रेवल एजेंट सर्विस प्लेस ऑफ, मतलब आपने जो किया बस उसे लिखवा रहा, भाई आप क्यों कर रहे हो ऐसा। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस एज पर सेक्शन 12(2) ऑफ IGST एक्ट, ऐसे चलता ना एग्जाम में हाथ, विल बी द लोकेशन ऑफ recipient, that is Delhi. So the supply will be interstate and IGST यहाँ पर अपना पेबल हो जाएगा। और क्या, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अगला पॉइंट है अपना परचेज गुड्स डेबिट नोट का कोई इश्यू नहीं, इस नॉर्मल सोल्ड, हाँ गोइंग कंसर्न वाला है, फिर एग्जीबिशन वाला है। हाँ नंबर 3, एज पर नोटिफिकेशन नंबर 12/2017, मतलब ये कोई, अब हुआ था जब इतनी तेज़ी से आपको एग्जामिनेशन हॉल में लिखना होता है, आप बोलते हो किताब की लैंग्वेज लिखूं, जैसे आप लिख ही दोगे, आपकी बुक की जैसे आप लिख ही दोगे, भाई आपकी अपनी खुद की लैंग्वेज आएगी जो आपके ब्रेन में गया है। एज पर नोटिफिकेशन नंबर, और कम शब्दों में पूरी बात रखने की कोशिश करें, एज पर नोटिफिकेशन नंबर 12/2017, सेल ऑफ गोइंग कंसर्न, सेल ऑफ गोइंग कंसर्न विल बी an exempted supply of service, hence no GST. Number 4, service as per notification number
12/2017 service by way of exhibition held by way of participate in exhibition held outside India will be exempted। ठीक है जी, इसको भी एग्जेम्प्ट कर दिया। और क्या रह गया? परचेज ऑफ कन्फेक्शनरी आइटम का लिखना, बात खत्म। यस, और कुछ नहीं है, लास्ट पॉइंट है। यस 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 5वां, एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ऑफ CGST एक्ट, ITC related to confectionery item is blocked, hence no ITC। यस, मैंने कर दिखाया। समय लगे हैं 26 मिनट है, तो 6 मिनट मेरे वैसे मान लो मोटा मोटी, यहाँ वहाँ दाएं बाएं। 20 मिनट का समय इस पेन से लग रहा है मुझे। अगर मैं कॉपी पेन इस्तेमाल करूंगा तो शायद मैं 15-16 मिनट में इसको निपटा डालूंगा। 15 से 20 मिनट में लग जाएंगे फिर भी, ठीक है, 15 से 20 मिनट। तो इतना 20 मिनट लग रहा है तो इट्स ओके, 20 मिनट लग रहा है, इट्स ओके, चलेगा। तो आप टारगेट 20 मिनट का रख के चले इसे, ठीक है। और ये तब हो पाएगा जब आप प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। डन बेबी। बात ये नहीं कि हमें सॉल्यूशन बनाना आता है, बात ये कि क्या हमें स्पीड से सॉल्यूशन बनाना आता है कि नहीं आता। अगर आपको प्रेजेंटेशन भी आती है, सब कुछ आता है, बट आप पे स्पीड नहीं है, आप नहीं स्कोर कर पाओगे। स्पीड स्पीड एंड स्पीड, और वो आती है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस से। ठीक, चलिए, तो लो भैया, पहला क्वेश्चन निपटा डाला हमने यहाँ पर आकर, और अब हम मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर तो लपेट दिए। गामा नहीं, गामा का एक आगे वे। चलिए 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 चलिए, ये हो गया पहला 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 पहला, ये रहा बी। ABC, अब तो सबसे आसान होंगे, इससे कठिन तो कुछ होगा ही नहीं। ABC इंफ्रा इज ए पार्टनरशिप फर्म। ABC इंफ्रा है और भैया जी ये पार्टनरशिप फर्म है, रजिस्टर्ड अंडर GST। इट फर्निशेज द फॉलोइंग डिटेल्स अबाउट सर्विस प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फरवरी। फरवरी ध्यान रखना है। ABC है, ABC इंफ्रा पार्टनरशिप फर्म है, ये है, ठीक है, इतना कर लिया। ये मैं पढ़ के चलूंगा, पूछ क्या रहा है बे। ऑल सप्लाई मेंशन इतना इतना, कंप्यूट GST पेबल बाय ABC इंफ्रा फॉर फरवरी मंथ का GST बताना है। वही आउटवर्ड GST लायबिलिटी पूछ रहा है। तो स्टेटमेंट ऑफ, सर शुरू हो गए क्वेश्चन पढ़ने से पहले? हाँ, क्या दिक्कत है। स्टेटमेंट ऑफ आउटपुट GST लायबिलिटी ऑफ ABC नाम था ना, हाँ, ABC इंफ्रा फॉर द मंथ ऑफ February 2024। ओके बेबी, कंसीड, पहले क्रैक कर लें क्वेश्चन को, या तैयारियां हो चुकी है हमारी। यस सर यस सर यस सर। तो कंसिडरेशन रिसीव्ड फ्रॉम नेबरिंग हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी as ABC Infra agree to install effluent plant for treatment of wastewater even though there is no legal requirement to do so। एज इट इज एग्जाम्पल आपको दिया हुआ था, और वो एग्जाम्पल बेस्ड था लेटेस्ट सर्कुलर के बेस पर जो CBIC ने इशू किया था। उसमें था कि भाई, जिसमें मैंने एग्जांपल बना के दिया था कि भाई मेरी कॉलोनी में एक मिल्क प्लांट है, वो पोल्यूशन बहुत करता है, हालांकि स्टैंडर्ड नॉर्म्स के अंदर वो आता है। कॉलोनी वाले इकट्ठे होते कि ठीक है भाई, आप जरा इसका कोई ट्रीटमेंट करो। बोला जी 4 करोड़ की मशीन आएगी, ठीक है, तो भाई 4 करोड़ हम आपकी फंडिंग करके चलेंगे, लेकिन आप इसको ठीक करके चलो। तो ये जो आपकी जो एक्टिविटीज़ होती है, नेगेटिव एक्टिविटीज़ वाले जो होते हैं, तो वहाँ पर आकर प्री प्लान्ड है, डेफिनेटली ये घटना आपकी सप्लाई बनाई जाएगी। और सप्लाई, क्योंकि डे 1 पर ही आप उस तरह की एक्टिविटी कर रहे हो, कुछ ना करने के लिए आप उनको बोल रहे हो, जिसके लिए ये पैसा दिया गया है, तो ये लायबल टू GST हो जाएगा। कंसिडरेशन रिसीट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पासेस फॉर क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज्ड एज ए फर्म्स एनुअल इवेंट 500, ये एंटरटेनमेंट है, अम्यूजमेंट है, ये एंटरटेनमेंट है।
और टोटल पासेस 500 पासेस हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, 2 42,500 डिवाइड बाई 500 भैया 485 ईच आ रहा है निकल कर। देखिए हमें अच्छे से पता है एंटरटेनमेंट इवेंट अगर होती है, स्पेसिफाइड एंटरटेनमेंट इवेंट है, तो वैसे वाले केस में अगर टिकट केवल सस्ता मजा 500 रुपये तक की होती है तो उस पर जीएसटी अपना नहीं लगाया जाता है। तो यहाँ पर टिकट का प्राइस 484 है, 85 है, जीएसटी की बात नहीं करेंगे। सर्विस गिवन ऑफ बुकिंग एयर टिकट इन इकोनॉमी क्लास फॉर फ्लाइट बिटवीन मुंबई टू मणिपुर। भाई साहब पूरा खेल रहा है, यहाँ पर आकर पूरा खेला है। मुझे ये नहीं देखना कि कहाँ से कहाँ फ्लाइट जा रही है, मुझे देखना यार ये सर्विस कौन सी दे रहा है। हाँ मैंने माना मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये जहाँ पर अगर फ्लाइट आपकी लैंड करती है या फिर टेक ऑफ करती है, इकोनॉमी क्लास में करती है, तो वहाँ पर एग्जाम्पशन दे दी जाती है, नो डाउट। बट मेरे बच्चे यहाँ पर ये इसकी नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है ये एयर ट्रेवल एजेंट की जो सर्विस दे रहा है इसका क्या रहेगा। तो भाई साहब ये आपका टैक्सेबल रहेगा। अच्छा ठीक है जी, ओके। इंट्रा इंटर का चक्कर है क्या कुछ, यहाँ पे कुछ बोला है इसने? कंप्यूट इतना 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 मेंशन सप्लाई, इंट्रा स्टेट, ऑल सप्लाईज मेंशन है इंट्रा स्टेट, तो कलेश ही खत्म भाई सब। ठीक है जी, इंट्रा स्टेट है। ओके ओके ओके। सर्विस गिवन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग टू स्टेट गवर्नमेंट इन रिलेशन टू फंक्शंस एंट्रस्टेड टू म्युनिसिपैलिटी अंडर आर्टिकल 243W ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कंस्ट्रक्टेड मटेरियल यूज्ड इतना था इज इंक्लूडेड इन द इतना। मुझे पता है अगर मेरा गुड मेजरली सर्विस की बात होती है, अगर गुड्स अप टू 25% रहता, लिमिट में रहता, लड़के लिमिट में रहते हैं, तो जीएसटी अपना एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। लेकिन अगर गुड्स का पोर्शन एक्सीड कर जाता है 25% से, तो भाई साहब फिर वो घटना आपकी यहाँ पर टैक्सेबल हो जाती है। अब मैं देखता हूँ कि इसका 25% मेरा कितना बनता है, गुड्स कहाँ तक बेयर किया जा सकता है। तो 8,20,000 का अगर मैं 0.25 देखता हूँ भैया जी, तो ये आ गया 2,05,000 तक का बेयर किया जा सकता है। लेकिन आप तो भैया 280 तक पहुँच रहे हैं, सो सॉरी, ये घटना आपकी यहाँ पर आकर टैक्सेबल कर दी जाएगी, एग्जम्पशन यहाँ पर वर्क नहीं करेगी। ठीक है बस। अरे मुन्ना, अरे हरिया, तो यहाँ आपको आईजीएसटी वाला भी कॉलम खींचने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इन्होंने बोला है कि जो भी सप्लाईज हैं आपके यहाँ सारी की सारी भाई साहब वो वाली हैं, इंट्रा स्टेट हैं। ठीक है, तो ये आ गई यहाँ पर वैल्यू करके, ये आ जाएगा आपका CGST, ये आ जाएगा SGST, और ये भाई साहब बाबूजी पर्टिकुलर्स यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहला पॉइंट आता है कंसीडरेशन रिसीव्ड फ्रॉम नेबरिंग हाउसिंग सोसाइटी। कंसीडरेशन received from neighboring housing society कितना भी 5,50,000, 5,50,000। जीएसटी का रेट शायद अपना ये 18% ही है। हाँ, तो 5,50,000 इंटू 0.09 इट इज़ 49,500। लो भैया होगा काम। आगे, कंसीडरेशन रिसीव फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पासेस। कंसीडरेशन रिसीव्ड, कंसीडरेशन रिसीव्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पासेस एट द रेट ऑफ 485। तो ये आपका यहाँ पर एग्जेम्प्ट होता है। तो टोटल वैल्यू थी 2,42,500 टू 242,500 एंड यहाँ कुछ नहीं आएगा। बात करते हैं नंबर 3 पर आकर, सर्विस गिवन ऑफ बुकिंग एयर ट्रेवल एजेंट। सर्विस एज एयर ट्रैवल एजेंट। पहले बड़े क्वेश्चन में ज़्यादा समय लगाकर बाकी से समय चुरा सकते हैं। एयर ट्रैवल एजेंट एंड द अमाउंट वाज 120, 1,20,000 का था। 1,20,000 इंटू 0.09 सर 10,800, 10,800 ये अपना भैया जी यहाँ निकल कर आ जाता है 10,800, राइट बेबी। ओके एंड फिर अगला पॉइंट है इसमें, सर्विस गिवन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग टू स्टेट गवर्नमेंट। कंस्ट्रक्शन सर्विस
to state government fall under Article 243W and gooड्स पोर्शन आपका एक्सीड करता है 25% से। टोटल अमाउंट वॉज 8,20,000, 820, तो 820 जो है अपना भैया जी 0.09, 73,800 ये ऐसे करके यहाँ पर, और कुछ नो बेबी, बस इतना ही है। तो ठीक है, हम इसको यहाँ पे आके डाल देंगे। ये रही आपकी ग्रॉस आउटपुट लायबिलिटी, टोटल ग्रॉस आउटपुट लायबिलिटी। तो 49,500 प्लस 10,800 प्लस 73,800, 134,100, 134,100, 134,100। देख लें आंसर, एक बार चेक कर लें। हाँ, 134,100। 134,100, यस यही है सर। इसके वो वर्किंग नोट लिखेंगे? यस बिल्कुल लिखेंगे वर्किंग नोट इसके, हम पक्का इसके वर्किंग नोट लिखेंगे। कैसे लिखे जाएंगे गुरुजी? वही तो बता रहे हैं आपको, हम लिखते हैं यहाँ पर आकर इनके वर्किंग नोट्स। ऐसा हमने क्यों किया है? तो अमाउंट रिसीव्ड, तो एज पर सर्कुलर नंबर तो नहीं पता, इशूड बाय CBIC, अमाउंट received from neighboring, amount received from neighboring housing society, to do an act as pre-planned will be treated as supply and liable to GST। ये GST के दायरे में भाई साहब आ जाएगी। नंबर 2 पर आइए, एंड लाइबल टू GST। दूसरा था कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पासेस एज पर नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 where an entertainment activity as specified having ticket value up to ₹500 will be exempted in the given question। वैल्यू ऑफ each ticket जो आ रही है is 242,500 डिवाइड बाई 500, 242,500 डिवाइड बाई 500 is equal to 485, hence it will be exempted। अतः इसको एग्जेम्प्ट किया जाएगा। ठीक है बेबी? यस सर। उसके बाद में सर्विस ऑफ एयर ट्रैवल एजेंट। ठीक है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है।
कंसिडरेशन, हाँ, तो नंबर 3 एज पर नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 where service under article 243 G or W is provided to government as pure service or composite service having goods portion maximum 25%, then the amount of then the whole amount will be exempted, but in the given question the value of goods exceeds 25% of total value, hence it will be exempted. अतः इसे it will be taxable, अतः इसे यहाँ पर टैक्सेबल कर दिया। यस, मैंने कर दिखाया, इसको यहाँ पर टैक्सेबल कर दिया जाएगा। तो कितना आसान है ना, कितना आसान है, कितना आसान है, मतलब ऐसा महसूस होता है इससे आसान काम तो कोई है ही नहीं। अच्छा ठीक है भैया जी, आई होप ये आपने कर लिया होगा। तो 15 मिनट का कंटेंट है और मुझे अभी तक हुए हैं 42 मिनट्स, मतलब लगभग 12 मिनट में मैंने इसको ख़त्म किया है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। एंड उसके बाद भैया जी अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, और अगला प्रश्न कौन सा आ रहा है, तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपके लिए ये रहा, 6वें का ए। टी इज़ अ रजिस्टर्ड डीलर ऑफ आंध्र प्रदेश ट्रेडिंग इन डिफरेंट टाइप ऑफ मशीनरीज एंड इट्स रिलेटेड डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज। आंध्र प्रदेश में है, मैसस टी हैं, रजिस्टर्ड हैं, ओके, एंड इज रिलेटेड डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन। देयर एग्रीगेट टर्नओवर फॉर द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 22-23 फॉर सेल ऑफ मशीनरी वॉज 30। तो पिछले साल में प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में बता रहे हैं 1.3 करोड़। इट वॉज, अच्छा ये गुड्स का है, सिर्फ ये गुड्स का है। अच्छा, it was first year, so they had not started for providing service related to machinery from financial year 23-24। तो आपका ये था 22-23 पुराना है और 23-24 इनका नया फाइनेंशियल ईयर है, करंट फाइनेंशियल ईयर है। दे आर प्लानिंग टू प्रोवाइड रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विसेज 6.25 लाख की, तो यहाँ पर ये 6.25 की सर्विस देना चाहते हैं। फॉर विच दे हैव टू परचेज सम रॉ मटेरियल 5 लाख फ्रॉम अदर स्टेट टिल दे आर परचेजिंग। अब तक वो इंट्रा ले रहे थे, लेकिन अब इस काम को करने के लिए इन्हें कुछ अपनी परचेज करनी पड़ेगी, वो भी इंटर स्टेट। सर मतलब क्वेश्चन की दिशा क्या है, पूछना क्या चाह रहे हो बे, पहले ये पढ़ते हैं तो फोकस ठीक रहता है। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन अबव एग्जामिन वेदर टी लिमिटेड कैन ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन इतना इतना इतना, मतलब इसका मतलब हो गया आपका जो गुड्स फोकस्ड वाली है, जिसमें हम परसेंटेज 1%, 5% और 1% अपनी रख के चलते हैं। तो ये ट्रेडर आदमी है तो उसके लिए 1% काम करके चलेगा यहाँ पर। और अगर हम दूसरा होती है अपनी सर्विस फोकस्ड जो स्कीम अपनी होती है, उसमें 3% + 3% इज इक्वल टू 6% पर बात करके चलते हैं। तो पहली पसंद हमारी यही रहती है, और जिनको गुड्स फोकस्ड स्कीम मिल जाती है वो इन एलिजिबल हो जाते हैं सर्विस फोकस्ड स्कीम के लिए। जिनको गुड्स फोकस्ड नहीं मिलती
उनको फिर आगे यहाँ बात करते हैं। अगर पहली मिल गई वेल एंड गुड, अगर नहीं मिली है तो आप दूसरे पर मूव करेंगे। अगर पहले पे बात बन गई है तो फिर आप दूसरे पर नहीं आएंगे। ठीक है जी, तो बताइए एलिजिबिलिटी क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी। तो इसका आंसर लिखते हैं एज पर सेक्शन नंबर 10। हाँ जी, तो यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 का ए लिखेंगे, केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है, तो वही सबसे पहले आएगा। लीगल प्रोविजन आपका यहाँ पर क्या क्या है। लीगल प्रोविजन, तो लीगल प्रोविजन सेक्शन हमारा जो एज पर सेक्शन नंबर 10, 1 और 2 के मुताबिक, जो कि अपना गुड्स फोकस्ड कॉम्पोजिशन स्कीम की बात करता है। उसमें क्या लिखा हुआ है, टू ऑप्ट फॉर गुड्स फोकस्ड कॉम्पोजिशन स्कीम following important conditions need to be qualified need to be qualified। तो अब आप चार्ट को दिमाग में लेकर आइए कि क्या क्या हो सकता है। नंबर 1, नीड टू बी क्वालिफाई इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। पिछले साल में आप क्या कर रहे थे किस तरह से जान दो, करंट फाइनेंशियल ईयर में आपको ये कंडीशंस फॉलो करनी होती हैं। नंबर 1, नो इंटर स्टेट सप्लाई शुड बी देयर। कोई इंटर स्टेट सप्लाई नहीं चलेगी। हाउएवर, नो issue with इंटर-स्टेट परचेज। इंटर-स्टेट परचेज से हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते, बट इंटर-स्टेट आप सप्लाई नहीं कर सकते हैं। नंबर 2, नॉट टू मेक supply of service except रेस्टोरेंट सर्विसेज। नंबर 2 है अपना सर्विस बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, और तीसरा था मार्जिनल services, that is 10% of turnover, 10% of turnover in preceding financial year, or rupees 5 lakh, whichever is higher, जो भी दोनों में अधिक हो। ठीक है, एंड दूसरी बात ये हो गई। और क्या बाकी नंबर 3, बाकी जो कंडीशंस तो और भी हैं, जैसे कि नॉन टैक्सेबल की सप्लाई ना करे, ई कॉमर्स ऑपरेटर वाली कंडीशन है, टोबैको, आइसक्रीम, पान मसाला, बट मुझे रेलिवेंट लिखना है यहाँ पर, बाकी मैं एटसेट्रा कर दूंगा। टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर should be limited to 1.5 crore, 1.5 crore, और where supply is made from a state or union territory other than 8 स्पेसिफाइड, उनके लिए 75 लाख है ना, 8 स्पेसिफाइड स्टेट्स।
तो मेरे काम की शर्तें यहाँ पर आ गई एटसेट्रा, इससे ज़्यादा मुझे आगे आवश्यकता है नहीं एटसेट्रा। मैं बकवास क्यों लिखूँ बिना बात की, जिसके जिसके दम पर मेरा आंसर हो जाएगा मैं उतना काम करके चलूँगा। दिस इज माई लीगल प्रोविजन। अब मैं लिखूँगा यहाँ पर एनालिसिस, एनालिसिस एंड कंक्लूजन। अब जरा एक एक कंडीशन को टेस्ट कीजिए इन द गिवन केस। पहली कंडीशन थी इंटरस्टेट सप्लाई आपकी करंट ईयर में नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ इसका नाम क्या था भाई, नाम चेक करो जरा। टी है, रजिस्टर्ड पर्सन है, और आंध्र प्रदेश। 8 स्टेट में आंध्र प्रदेश नहीं आता, अरुणाचल प्रदेश तो आता है, आंध्र प्रदेश नहीं आता। कहीं आप मिक्स कर बैठो, अरुण है वहाँ पे, अरुण, आंध्रा नहीं है। जो टी है, पहली कंडीशन पे चेक करते हैं, जो मैसस टी जो हैं अपने भाई साहब, तो पहली कंडीशन में इज नॉट मेकिंग एनी इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई, कोई नहीं कर रहे हैं, एंड द इंटर स्टेट purchase he made in current financial year has no relevance, उससे मुझे कोई मतलब नहीं करता रहे। नंबर 2 कि सर्विस नहीं होनी चाहिए। मैसस टी ऑल्सो प्रोवाइडिंग सर्विस इन करंट फाइनेंशियल ईयर ऑफ रुपीज़, अमाउंट कितना था भाई साहब जी, इन्होंने बताया था अमाउंट 6.25 लाख, 6,25,000 रुपये का। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ marginal services that can be given, जो यहाँ पर दी जा सकती है, that can be given। भैया जी वो क्या निकल के आएगा, वो निकल के आएगा इज इक्वल टू 132 लाख का 10%, 13,20,000, 13,20,000 और रुपीज़ 5 लाख, विच एवर इज हायर, दैट इज रुपीज़ 13,20,000। बट T Limited, T is providing service of rupees 6,25,000 only, that is these are within the limit, hence Messes T qualify the condition, ये कंडीशन क्वालिफाई करते हैं। अगली बात क्या थी, अगली बात थी टर्नओवर इन प्रोसीडिंग फाइनेंशियली इतने करोड़ तक लिमिटेड होना चाहिए। नंबर 3, टर्नओवर ऑफ मैसेस टी इज इनका जो टर्नओवर जा रहा है इज रुपीज़ 1.32 करोड़, विच इज within the limit of 1.5 CR. Hence, this condition also qualified
बाई टी के द्वारा ये कंडीशन भी क्वालिफाई हो जाती है भैया जी। ठीक है, ये कंडीशन भी क्वालिफाई। लास्ट वन इज एटसेट्रा, एज्यूमिंग अदर related conditions also qualified by T. So finally Messrs T is eligible for composition scheme under section 10(1)(2), that is goods focused scheme, and liable to GST at the rate of 1% of taxable supplies. Moreover, T is now not eligible for 10(2)(A। इसके लिए एलिजिबल हो गया तो आगे नहीं रहेगा, शादी होगी तब एलिजिबिलिटी खत्म, दूसरी नहीं हो सकती। 10(2)(A, दैट इज सर्विस फोकस्ड स्कीम। होगा काम बाबू। इस तरह से आपको अपने आंसर्स को लिख के आना है। लीगल प्रोविजन, उसके बाद एनालिसिस और बिल्कुल सीधे सिंपल। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। दिल से जो भी काम करोगे वो बहुत बढ़िया से जाएगा भाई साहब, बता रहे हैं आपको। छठवें के बी का 1, छठे के बी का 1 है। गरिमा हैविंग अ परमानेंट रेजिडेंट इन भावनगर गुजरात। अच्छा, गरिमा गुजराती हैं। परचेज्ड कार फ्रॉम कियरा मोटर्स जयपुर राजस्थान। राजस्थान से एक गुजराती ने कार खरीदी है। ओके बेबी, क्यों, वहाँ क्यों था? टू टेक द एडवांटेज ऑफ लो रजिस्ट्रेशन चार्जेस एंड रोड टैक्स। अच्छा, गरिमा टुक द डिलीवरी ऑफ द कार फ्रॉम जयपुर and returned with car to her residence भावनगर गुजरात। एड्रेस ऑफ गरिमा रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस। अच्छा, इनका एड्रेस वहाँ रिकॉर्ड किया जा चुका है। बाय कियरा मोटर्स मेंशन ओनली द नेम ऑफ द स्टेट, उन्होंने स्टेट का नेम मेंशन किया, कोई दिक्कत नहीं है। गरिमा इज एन अनरजिस्टर्ड पर्सन वेयर एज कियरा मोटर्स इज रजिस्टर्ड पर्सन, जीएसटी डिटरमिन प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर द सप्लाई मेड बाय द कियरा मोटर्स टू गरिमा। तो यहाँ पर आकर ऑब्वियस सी बात है, प्लेस ऑफ सप्लाई 10(1)(C)(A) के मुताबिक आपका जाएगा भाई साहब, भैया जी, जो कि आपके स्टेट का नाम वहाँ पर लिख दिया गया है, बोले तो गुजरात यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो बना इसका सोल्यूशन? यस सर। तो लो भैया, इसका भी बना देते हैं सोल्यूशन। और क्वेश्चन नंबर है अपना जी भाई साहब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का, ए का और फर्स्ट नंबर है जी। तो यहाँ लिखेंगे एज पर सेक्शन 10(1)(C)(A, एज पर सेक्शन 10(1)(C)(A वेयर देयर इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स, देयर इज सप्लाई ऑफ गुड्स। ये लीगल प्रोविजन लिख रहा हूँ मैं आपके लिए। ये है लीगल प्रोविजन। वेयर देयर इज ए सप्लाई ऑफ गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन एंड द एड्रेस और इवन state name of recipient is
mentioned in the invoice, then place of supply will be the location of recipient। यह है 10(1)(c) का प्रोविजन। तो इसमें अब बात करते हैं इसमें एनालिसिस एंड कंक्लूजन। क्या निकल के आएगा भाई साहब? एनालिसिस एंड कंक्लूजन क्या निकल के आता है? तो इसमें बोलते हैं, देखिए ऐसा है, इन द गिवन केस गरिमा हैविंग लोकेशन इन गुजरात बाय करते हैं कार फ्रॉम राजस्थान एंड शी इज unregistered, she is unregistered, and the invoice contain the name of state of Garima, that is Gujarat. So as per section 10(1)(c)(a) of IGST Act, place of supply will be गुजरात। मैंने कर दिखाया, यस मैंने कर दिखाया। क्वेश्चन 6 के ए का अब सेकंड पार्ट, 6 के ए का सेकंड पार्ट। ये रहा। आकर एडवर्टीजमेंट एजेंसी इज रजिस्टर्ड पर्सन इन नागपुर महाराष्ट्र। एक है एड एजेंसी आकार, ये महाराष्ट्र में है। wants to display the product of its client at most prominent place in different state. It took on right to use the space on hoarding mounted on the fixed surface attached to earth situated in Udaipur Rajasthan and ग्वालियर मध्य प्रदेश, 2 स्टेट में कुछ मिलता है। फ्रॉम GN एंटरप्राइजेस, ये सप्लायर है, इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। आकार एडवर्टीजमेंट एजेंसी हैज एक्सक्लूसिव राइट टू यूज द स्पेस एंड ऑल्सो टू मैनेज द एडवर्टीजमेंट ऑन द होर्डिंग्स। तो इसको मिलते हैं यहाँ पर GN एंटरप्राइजेस। और GN एंटरप्राइजेस कहाँ के हैं भैया जी? ये हैं छत्तीसगढ़ के, ये छत्तीसगढ़ के हैं। इनकी 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, एक इनकी प्रॉपर्टी है मध्य प्रदेश में है और एक इनकी प्रॉपर्टी कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर है। और इनको ये अपनी होर्डिंग वोर्डिंग लगाने के लिए दोनों प्लेस इनको यहाँ पर दे दिए जाते हैं। आपको बताना है सप्लायर ये हुआ, किराया ये देगा, स्पेस यहाँ पर रेंट आउट किया गया है। तो यहाँ पर आपका प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए सेक्शन 12 का सबसेक्शन 3 लगा दिया जाएगा। एंड उसके चलते वेयर द प्रॉपर्टी इज लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड, तो MP का MP आ जाएगा और राजस्थान के में जो लगा उसके लिए राजस्थान निकल कर आ जाएगा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई आपका करस्पॉन्डिंगली MP और राजस्थान के अंदर चला जाएगा। ऐसे करके मालिक बोल दिया जाता है। राइट बेबी? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर।
व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइड बाय जीएन एंटरप्राइज टू आकार एडवर्टीजमेंट एजेंसी। तो 12(3) के मुताबिक ये निकल कर आ जाएगा। आइए अब इसमें एक बात करते हैं हम, इसको सर लिखना कैसे है, आइए लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। ये है अपना लीगल प्रोविजन या लीगल पोजीशन क्या निकल के आती है। तो जो अपना लीगल प्रोविजन यहाँ निकल के आ रहा है भाई साहब, वो है एज पर सेक्शन, क्या रे, एज पर सेक्शन 12(3) ऑफ IGST एक्ट जो आता है भाई साहब, उसके मुताबिक वेयर देयर इज एन immovable property linked service, immovable property linked service फॉर एग्जाम्पल, चाहे वो रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी की हो, कंस्ट्रक्शन की हो, चाहे वो आर्किटेक्ट की हो, चाहे वो रेंटिंग ऑफ स्पेस की हो, एटसेट्रा। द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द प्लेस वेयर immovable property is located or intended to be located. Moreover, एक बात और लिखते हैं, इसका सर्कुलर आया था इसके लिए बिल्कुल स्पेशली। Moreover, in case of, ये लिख सकते हैं आप इसे, in case of renting of space to ad agency will be covered under ambit of section 12 subsection 3 as clarified by circular issued by CBIC। CBIC ने जो सर्कुलर यहाँ पर दिया है उसके मुताबिक इसको ऐसे लिया जाएगा। अब आता है भाई साहब यहाँ पर आपका जी एनालिसिस एंड कंक्लूजन। इन द गिवन केस, जो enterprises located in Chhattisgarh rent out space to Aakaar ad agency in Madhya Pradesh and Rajasthan. So, as per section 12(3), place of supply will be the place of Madhya Pradesh and Rajasthan रेस्पेक्टिवली। मध्य प्रदेश एंड राजस्थान रेस्पेक्टिवली ये आपके प्लेसेस यहाँ पर आ जाएंगे। इस तरह से आपके इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आकर मालिक हो जाता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक राधे? यस सर। चलिए भैया जी, अब मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है आपका अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 7 है। हालांकि एक चॉइस भी होती है, 6, 7, 8 में से कोई आपको 2 करने होते हैं, पर हम तो देख ही ना रहे, सीधे सीधे चले जा रहे हैं, कोई बात नहीं। मोहन है रजिस्टर्ड पर्सन इन सलेम तमिलनाडु
मेक्स इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स अमाउंटिंग इतना इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी टू अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू को ये सप्लाईज दे रहे हैं, टीडीएस तो कटेगा। कंसिडरेशन फॉर द सेम रिसीव्ड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में कंसिडरेशन आ जाता है। ओके, रेट ऑफ जो है वो इतना है, तो बिना उसकी कितनी वैल्यू हुई 13,57,000 डिवाइड बाई 118 इंटू 100 11,50,000, तो बिना जीएसटी के वैल्यू भाई साहब 1150 की। व्हाट विल बी योर व्यू with respect to applicability of TDS provisions as per section 51 of CGST Act 2017, तो क्या रहेगा यहाँ पर, एंड व्हाट इज द पीरियड बाय विच TDS इज रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट अकाउंट, तो वो जो नेक्स्ट मंथ की 10 तारीख होती है वहाँ तक वो जमा कराना होता है। तो सेक्शन 51 के मुताबिक TDS के प्रोविजंस यहाँ पर क्या हैं, तो चलिए इसका बनाते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट, टीडीएस का प्रोविजन एज पर सेक्शन 51 लीगल प्रोविजन चल रहा है भाई साहब, ये है लीगल प्रोविजन एज पर सेक्शन 51 ऑफ CGST एक्ट, provisions of TDS are as follows। ये है क्या है, सबसे पहली बात ध्यान में रख के चलनी है यहाँ पर आकर नंबर 1 पर कि सप्लायर जो है वो शुड बी नॉन गवर्नमेंट एंड रेसिपिएंट, सेक्शन 51 को लिखना है बस, रेसिपिएंट शुड बी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट PSU एट्सेट्रा, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर ये निकल के आती है कि जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है, जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है, वैल्यू ऑफ सप्लाई शुड बी मोर देन 2,50,000 एज पर कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज टोटल वैल्यू, ठीक है। हाउएवर payments may or may not be every payment, मतलब किस्तों में पेमेंट आएगा तो कम आएगा ना, मतलब जो एवरी पेमेंट आएगा आपको इंस्टॉलमेंट में मे और मे नॉट बी मोर देन 2,50,000। हमें पेमेंट नहीं देखना, हमें देखना है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी। एंड उसके बाद और क्या, नंबर 3 लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट शुड बी मैच्ड विद द location of supplier or with destination states और बहुत, किसी एक से या दोनों से लोकेशन मिलनी चाहिए। तो रेट ऑफ TDS is equal to 1% plus 1% is equal to 2%, यहाँ आपका निकल कर आ जाएगा ऑफ वैल्यू एक्सक्लूसिव ऑफ GST वो भाई सब निकल के यहाँ आ जाएगा। एंड
and to be deducted on each payment। जब आप पेमेंट करोगे तो वहाँ पे आपका डिडक्ट करवा दिया जाएगा। चलो, एनालिसिस एंड कंक्लूजन। पहली शर्त क्या थी? सप्लायर कौन है? सप्लायर का नाम है मोहन, तमिलनाडु से। मिस्टर मोहन फ्रॉम तमिलनाडु is a non-government person and giving service to a PSU। पहली कंडीशन क्वालिफाई। वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज 13,57,000 था ना? 13,57,000 and exclusive of GST is 11,50,000 which is less than, which is more than the amount of 2,50,000। 2,50,000। और रेसिपिएंट की लोकेशन क्या थी? रेसिपिएंट की लोकेशन क्या थी? इंट्रास्टेट तमिलनाडु। नंबर 3, recipient location is Tamil Nadu, location of supplier's location is Tamil Nadu and इसमें जो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस है ना, ये गुड्स है, गुड्स, प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पर जो जा रहा है गुड्स है, वो भी तमिलनाडु जा रहा है। ऑफ गुड्स अंडर सेक्शन 10(1)(a) इज तमिलनाडु। सो नो प्रॉब्लम। कंडीशन क्वालिफाइड, ये कंडीशन भी क्वालिफाइड हमारी। एंड TDS कैलकुलेशन, टोटल TDS इन्वॉल्व्ड इन द केस 11,50,000 इंटू 1%, 11,50,000 इंटू 1% इज इक्वल टू 11,50,000 इंटू 0.01, 11,500, 11,500। ये है फॉर CGST के लिए और ये फॉर SGST के लिए है। टोटल TDS आ गया आपका 23,000 एज पेमेंट इज मेड इन 4 equal installments। So with every installment amount of TDS will be 23,000 divided by 4 is equal to कितना आएगा? ये आएगा भाई साहब आपका यहाँ पर 1,00,000
4 नहीं 5 इंस्टॉलमेंट है, 5 इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू 46, that is 2300 for CGST and 2300 for SGST के लिए इतना आ जाएगा। ठीक बच्चा? यस सर। एंड उसके बाद में एंड GST TDS is to be deposited by 10th of next month by deductor that is PSU के द्वारा। लो भैया होगा काम, ये भी इसको भी हमने निपटा डाला। तो आसान था, TDS पर था, लिखना क्या रे वही कंडीशन ये थी, केस पे एनालाइज कर दिया, कंक्लूड कर दिया, बात खत्म। ये था 7 का A करके। अब आता है 7 का B करके। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, अब ये प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं डायरेक्ट। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन एग्जीक्यूटिंग वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट शैल कीप सेपरेट अकाउंट एज इट इज, क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन बैंक में, शैल कीप सेपरेट अकाउंट्स फॉर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इतना लिस्ट 10 हो। तो ये अगर आपका वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर है तो भाई साहब आपके जो कस्टमर्स हैं उनकी डिटेल चाहिए, आपके जो वेंडर्स हैं उनकी डिटेल चाहिए, कितना काम किया, कितनी पेमेंट्स आपने कर दी उसका रिकॉर्ड मेंटेन कीजिए, है ना, और पूरा हिसाब बना कर दीजिए यहाँ पर हमें आप, और कितना टैक्स जमा कर दिया, कितना करना बाकी है, गुड्स कितना यूज़ किया एंड ऑल, वो सारी बात आपको यहाँ पर बतानी होती है। तो ये प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपका आ गया भाई साहब। एंड ये था 7th का B करके, ये था 7th का आपका B करके था जी। तो ये रहा, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन एग्जीक्यूटिंग वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट शैल कीप नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन ऑन हुज बिहाफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, जिसके लिए यानी कस्टमर की डिटेल हो गई है अपनी। डिस्क्रिप्शन वैल्यू क्वांटिटी जो आपने लगाई है गुड सर्विस की उसको बता दीजिए यहाँ पर आकर, और आपके डिस्क्रिप्शन वैल्यू क्वांटिटी ऑफ गुड सर्विस यूटिलाइज इन द एग्जीक्यूशन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, डिटेल्स ऑफ पेमेंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एंड नेम ऑफ द एड्रेस ऑफ द सप्लायर, आपके जो वेंडर डिटेल, वेंडर की डिटेल, आपके कस्टमर की डिटेल्स, आपकी पेमेंट्स की डिटेल दे दीजिए, कितना गुड सर्विस यूज कर रहे हैं ऑल, ये मैंने आपको लिखवा चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, अच्छा जी, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका चॉइस में निकाल देते हैं। मैं चॉइस में इसी को क्यों निकाल रहे हैं चॉइस में सर जी, ये प्योर थ्योरेटिकल है, इसमें मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो डिस्क्राइब द प्रोविजन रिलेटिंग टू इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाई अ रजिस्टर्ड पर्सन, सर ये भी करवा दो ना एक, चलो ये भी करवा देते हैं। डिस्क्राइब द प्रोविजंस रिलेटिंग टू इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाई रजिस्टर्ड पर्सन एज कंटेंट इन सेक्शन, बस प्रोविजन लिखना है, लीगल प्रोविजन लिखना है, या एनालिसिस या कंक्लूजन नहीं करना है। ठीक है, तो चलो लिख देते हैं एंड शेड्यूल 1। तो आइए जरा क्वेश्चन नंबर भाई साहब 8वां है। जब प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें सिर्फ लीगल प्रोविजन लिखना है, उसमें एनालिसिस और कंक्लूजन आपको नहीं करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर है अपना भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 8 है, और 8 का ए है ना शायद, हाँ जो भी तो लीगल प्रोविजन क्या निकल के आएगा, एज पर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 रेड विद शेड्यूल 1, उसके साथ इंपोर्ट ऑफ सर्विस मीन्स एज फॉलोज। इंपोर्ट ऑफ सर्विस का मतलब ये लिया जाता है, आपको आंसर पता है, मतलब आंसर पहले दिमाग में क्लियर होना चाहिए ना। एक पेड वाली है, यहाँ फ्री वाली होती है। पेड वाली जो है आपकी चाहे बिजनेस पर्पस हो चाहे पर्सनल पर्पस हो, दोनों ही केस में सप्लाई बनती है, सप्लाई पूछ रहा बस वो। दूसरा जो फ्री वाली होती है वो किसी बिजनेस पर्पस के लिए ली गई हो और किसी अपने से ली गई हो, तब जाकर वो आपकी यहाँ पर बन पाती है, वैसे करके जी। तो क्या बोलेंगे, वेयर import of service
is made for a consideration, then it will always be treated as a supply, even if it is used for business purpose or for नॉन बिजनेस पर्पस। ये चाहे बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल की गई हो या ना की गई हो। दूसरा, वेयर सर्विस इज imported free of cost for business purpose from a related person or from deemed distinct person, then it will also be called as a supply। तो इसको सप्लाई यहाँ पर बना, बस एनालाइज कंक्लूजन कुछ नहीं करना, बस लीगल प्रोविजन लिखना है। सबसे आसान तो यही होता है, जस्ट राइट लीगल प्रोविजन ओनली। ठीक है, ये हो गया जी। नो एक्ट और प्रोसीडिंग्स ऑफ जीएसटी काउंसिल विल बी इनवैलिडेट मियरली बाय सर्टेन रीजंस, व्हाट आर दे। मतलब जीएसटी काउंसिल का जो फैसला है वो गलत साबित नहीं होगा कुछ इन कमियों की वजह से। तो जैसे मान लीजिए जीएसटी काउंसिल में कोई वैकेंसी फिल नहीं हुई थी, या कोई इनवैलिड तरीके से कोई सीट फिल हुई थी, या काउंसिल के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई दिक्कत थी, तो इन छोटे मोटे कारणों की वजह से उसके फैसले पर कोई आपत्ति नहीं आती है। एंड उसके बाद में आगे बोलते हैं भाई साहब, लिस्ट द पर्सन हु आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ई इनवॉइसिंग। इसमें था आपका बिग पीसीओ ऑफ गवर्नमेंट SEZ, बिग पीसीओ ऑफ गवर्नमेंट SEZ। मतलब पहली बात तो वो समझिएगा, जिनका कारोबार 5 करोड़ किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 17-18 से लेकर भाई साहब अब तक 5 करोड़ को अगर क्रॉस कर गया है या 5 करोड़ तक लिमिटेड है, उनको नहीं करना, उनको नहीं देना है। जो 5 करोड़ तक लिमिटेड है उनको नहीं देना है। इसके अलावा जो कुछ ऐसे भी हैं जिनको देना ही नहीं है, वो कौन है? बिग पीसीओ। बैंकिंग सेक्टर हो गया, इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, जीटीए हो गया, पी फॉर क्या था भाई साहब, चलो याद करते हैं। एक सी बिग पीसीओ ऑफ गवर्नमेंट, ये ओइडार था, ये सिनेमा हॉल हो गया, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन हो गया, जहां पर टिकट ही इनवॉइस होती है, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, सिनेमा हॉल हो गए, और ओइडार की सर्विस हो गई। हालांकि सिलेबस में नहीं है, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज, दैट इज कॉल्ड ओइडार। सिलेबस में नहीं, बट मैंने पढ़ाया है क्योंकि यहां पर उसका एक्सक्लूजन में आता है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को और SEZ को, इनको ई इनवॉइसिंग की कोई नीड नहीं होती, इवन तो इनका जो कारोबार है वो 5 करोड़ से ऊपर का क्यों ना चला जाए। तो इस तरह से लिख जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड। ऐसे ये कमिश्नर हैज नोटिफाइड पर्सन मेंटेन, तो उनमें एक एजेंट है, एजेंट को कौन कौन से रिकॉर्ड एडिशनल मेंटेन करने होते हैं, तो वही अपना सबसे पहले कि भाई ऑथोराइजेशन, ये सेम क्वेश्चन करवा रखा है मैंने आपको अपनी क्वेश्चन बैंक में कि कौन कौन से ऑथोराइजेशन जो मिली आपको प्रिंसिपल से, वो कितना इसको पेमेंट किया, कितना हिसाब रख रहे हो, कितना वहाँ से आया, कितना आगे बेच दिया है, कितना स्टॉक में आपके में पड़ा हुआ है ना। एंड उसके बाद में फिर टैक्स कितना पे कर दिया, कितना पेबल बनता था, वो सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पर मेंटेन करने होते हैं एक एजेंट को, वैसे करके मालिक। तो ये था आपका सितंबर 2024 का एग्जाम। आई होप मैंने आपको अच्छे से करा के दिया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अब बोलूंगा आप इसे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन प्रेस करें, और जो कर सकते हैं आप करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो, वरना जय जय श्री राधे, आपकी मर्जी है। और बस खोए खोए दिन है, तन्हा तन्हा रात है, बस कुछ दिनों की बात है, बस थोड़े दिन ऐसे डटे रहो यार। और मैं आपको फिर बता रहा हूं, रोज बता रहा हूं, जीवन में सारा खेल कॉन्फिडेंस का है, और कॉन्फिडेंस आता है सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक चीज से। वो क्या है? सुबह सुबह उठो,
अर्ली मॉर्निंग उठो या शाम में जो आपको सूटेबल हो, फिजिकल एक्सरसाइज, दैट्स इट। यहां से आता है आपका कॉन्फिडेंस और मेडिटेशन से आती है आपको मानसिक शांति, एक बैलेंस्ड माइंड। जब बैलेंस्ड माइंड और बैलेंस्ड बॉडी जब आपस में मिलते हैं तो धमाके होते हैं भाई साहब ऐसे वाले। ये जरूर रख के चलें अपने साथ में। और इससे क्या होगा, आपको किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सेल्फ मोटिवेटेड इंसान बन जाएंगे। आप वो व्यक्ति बनेंगे जो ऐसी गाड़ी बनेंगे जो खुद के फ्यूल से चलती है। आपको फ्यूल किसी और से मोटिवेशन के तौर पे उधार नहीं मांगना पड़ेगा। तो मैं आपको मोटिवेशन नहीं दे रहा, आप मोटिवेटेड ऑलवेज कैसे रहें उसका तरीका मैं आपको बता रहा हूं। देखो, ज्ञान देना मेरा काम है, चॉइस इज योर्स यार। करके देखना, मजा आ जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय टाटा। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अंदर से प्रफुल्लित रहें, आनंदमयी रहें। देखना, चेहरे से नहीं, अपने अंदर झांक के देखा करो, क्या वाकई में तुम खुश खुश से हो? क्या यहां एक दीपक सा जल रहा है? अगर है तो भाई साहब मौज है, आनंद है, फिर तो सब आपके काम बनने वाले हैं। थैंक यू सो मच, बाय टाटा एंड लव यू। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।